आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। दिन है मंगलवार, तारीख 17 अगस्त। मैं हूं अमन गुप्ता और ये है दिन ढलने के बाद खबरों और उनके एनालिसिस का सबसे सटीक ठिकाना दिन भर। यहाँ बड़ी ही आसान जबान में हम आप तक पहुँचाते हैं खालिस खबरें। तो आज के दिन भर में क्या क्या है खास, चलिए बताते हैं। भारत तालिबान के गढ़ अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिशों में जुटा हुआ है। कई लोग आ गए हैं और आगे भी इस तरह के मिशन जारी रहने वाले हैं। लेकिन इसी बीच ये भी तय है कि अफगानिस्तान में जल्द तालिबान सरकार होगी और कभी ना कभी उससे हमें बातचीत भी करनी होगी। पाकिस्तान, चीन पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो तालिबान के साथ मिलजुल कर चलेंगे। तो कहीं भारत कूटनीतिक स्तर पर यह कदम उठाने में देर तो नहीं कर देगा? और अफगानिस्तान में अपने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को भारत पूरा करने के लिए क्या तालिबानियों पर भरोसा कर पाएगा? और उत्तराखंड में आज अरविंद केजरीवाल ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। ये भी कहा है कि वो पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। तो आम आदमी पार्टी जिस तरह का एजेंडा लेकर यहाँ चल रही है, उससे क्या अपनी सियासी जमीन तैयार कर पाएगी? इसके बाद खबर यह है कि आईसीसी ने इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब इस मैच के दौरान जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो कैसा होगा मुकाबला और भारत पाकिस्तान को हरा पाएगा? इस पर बातचीत होगी स्पोर्ट्स तक के एडिटर विक्रांत गुप्ता के साथ। फिर सबसे आखिर में आपको बरसों से भारत में रह रहे अफगानियों से मिलवाएंगे जो तालिबान की करतूतों के बारे में बताते हैं और अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों के लिए चिंतित भी हैं। लेकिन अभी हेडलाइंस का वक्त है, सुनिए प्रतीक वाघमारे से। भारत ने 120 भारतीयों को काबुल से निकाला है। उनको लेकर ग्लोब मास्टर प्लेन हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। पिछले दिन भी कुछ लोगों को बाहर निकाला गया था। उधर तालिबान ने तहरीके तालिबान कमांडर, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी और लड़ाकों को छोड़ दिया है। उसने करीब 2300 आतंकियों को छोड़ दिया है। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी के जावेद अहमद डार की आतंकियों ने हत्या कर दी है। जावेद कुलगाम के होमशालीबाग इलाके में बीजेपी के निर्वाचन इंचार्ज थे। पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी नेताओं को आतंकी निशाना बना रहे हैं। देश की राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी गठजोड़ की कोशिशों के बीच कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें टीएमसी की ममता बनर्जी भी शामिल होने जा रही है। ये बैठक 20 अगस्त को बुलाई गई है। आम आदमी पार्टी ने अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने कर्नल अजय कोठियाल को विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। सपा और कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ सपा और कांग्रेस के विधायक और विधान परिषद सदस्य सड़क पर उतर आए। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए केसेस में 23.5% की गिरावट आई है। एक दिन में 25,166 नए कोविड केस सामने आए और 437 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज केरल के कन्नूर जिले में आतंकी संगठन संबंध रखने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। इन महिलाओं पर आईएसआईएस के समर्थन में सोशल मीडिया के जरिए संदेश फैलाने का आरोप है। और पाकिस्तान के लाहौर में भारतीय इतिहास से जुड़े महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को एक बार फिर तोड़ा गया है। यह हरकत तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े एक शख्स ने की है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अनपढ़ों का ये झुंड दुनिया में पाकिस्तान की छवि के लिए वाकई खतरनाक है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। अफगानिस्तान में लोगों की जिंदगी अब डर के साए में गुजर रही है। तालिबान की गोलियों का शिकार होने से बचने के लिए लोग किसी भी हाल में वतन छोड़ने की कोशिशों में जुट गए हैं। कई देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए फ्लाइट्स भेज रहे हैं। भारत भी अपने नागरिकों को निकाल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही 129 भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालकर एयर इंडिया का एक जहाज दिल्ली पहुंचा और आज इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर
120 लोगों को लेकर जामनगर के गुजरात पहुंचा। इसमें भारतीय राजदूत, मिशन स्टाफ के साथ आईटीबीपी के जवान, कुछ पत्रकार और कुछ नागरिक भी थे। देश वापसी पर इनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और उसी खुशी में इन लोगों ने जामनगर एयरपोर्ट पर उतरकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तो इसी C-17 विमान से काबुल से जामनगर भारतीय राजदूत रुदेंद्र टंडन भी पहुंचे हैं। उन्होंने एयरलिफ्ट के लिए वायुसेना का आभार जताया और कहा कि वहां से भारतीयों को लाने की कोशिशें जारी हैं। टंडन ने कहा कि काबुल छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने अफगानिस्तान के लोगों और उनकी भलाई को छोड़ दिया है। अफगानिस्तान के लोगों से रिश्ते हमारे जहन में हैं, हम उनसे बातचीत जारी रखने की कोशिशें करेंगे। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां से भारतीयों को निकालने के लिए हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट भी जारी किए हैं। अगर किसी को मदद चाहिए तो वो 9717785379 पर फ़ोन कर सकता है या फिर MEA हेल्प डेस्क india@gmail.com पर ईमेल कर सकता है। इसके अलावा भारत सरकार ने वीज़ा के नियमों में भी बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की एक नई कैटेगरी लॉन्च की है। इसका नाम है E-इमरजेंसी XMISC वीज़ा। इस इमरजेंसी सेवा के तहत अफगानी नागरिक वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भारत आ सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर भी उसके प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो लोग मदद मांग रहे हैं उन पर निगाह रखे हुए है। वहीं अफगानिस्तान में जो मौजूदा स्थिति है उस पर रूस को अपने राइवल अमेरिका पर पलटवार करने का भी मौका मिल गया है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका को अफगानिस्तान में बनी मौजूदा परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जबकि कल ही विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर फ़ोन पर बातचीत की थी और दोनों नेता इस मसले पर चीन, पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के साथ बातचीत जारी रखने पर सहमत भी हुए थे। खैर, चीन पाकिस्तान की बात आई है तो दोनों ही राष्ट्र तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ते रखना चाहते हैं, ये उनके हालिया बयानों से स्पष्ट हो गया है। और रूस भी इस मूड में दिख रहा है कि वो देर सवेर नई बनने जा रही सरकार को मान्यता दे ही देगा। लेकिन भारत के लिहाज से देखें तो क्या वो ऐसा करेगा? और जब करेगा तो कहीं संबंध बनाने में हो रही देरी कूटनीतिक विफलता तो नहीं बनेगी? ये पूछा मैंने विदेश मामलों के जानकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में प्रोफेसर हर्ष पंत से। हाँ, रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश मुझे लगता है तालिबान में जो भी सरकार, अफ़गानिस्तान में जो भी सरकार बनेगी उसको मान्यता ज़रूर दे देंगे। लेकिन दूसरे देश मुझे लगता है वेट करेंगे। जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो एक्सप्लिसिटली कहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और वो दूसरे देशों के साथ एक साझा रिस्पांस तैयार करेंगे और तब रिएक्ट करेंगे। उसी तरह मुझे लगता है हिंदुस्तान भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएगा, क्योंकि और कुछ अपनाने में नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कुछ नहीं है। अभी अगर कोई सरकार बनती भी है तो वो सरकार कितनी रिप्रेजेंटेटिव होगी और बाकी जो नॉन तालिबान स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान में वो क्या इस सरकार के साथ काम कर पाएंगे, एक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को रिवाइव कर पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा हर्ष जी, तालिबान कह रहा है कि भारत अपने प्रोजेक्ट यहाँ आकर पूरे कर सकता है, उसके लिए वो मदद भी करेगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट वहाँ की आवाम के लिए हैं। लेकिन क्या भारत तालिबानी आश्वासन पर भरोसा कर सकेगा? देखिए, तालिबान तो अभी बहुत सारी बातें कर रहा है, पर भारत के लिए तो इस समय सबसे सही चीज़ यही है कि भारत रुके और थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के मूड में ना रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, कोई भी देश, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा जहाँ तक अफ़गानिस्तान का सवाल है। और अफ़गानिस्तान में जिस तरह के ज़मीनी हालात हैं उसमें इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ये सब तो सेकेंडरी इश्यूज़ हैं। इसमें पहली जो ज़रूरत है वहाँ पर किसी तरह की स्थिरता की है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है। और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर सरकार नहीं बनाते। तो तालिबान, क्योंकि इसकी चाबी तालिबान के हाथ में है, तालिबान इसको किस तरह से आगे ले जाते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो भारत वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पूरे करेगा या नहीं, ये तो बहुत बात की बात है और ये उस पर निर्भर करेगा कि आज से लेकर अगले कुछ महीनों तक तालिबान किस तरह का रवैया अपनाता है। अभी तो तालिबान थोड़ा प्रेशर में भी है, अमेरिकी फ़ौज भी वहाँ पर है, ग्राउंड लेवल पर है और इवैक्यूएशन पूरा नहीं हुआ है। तालिबान को रिकग्निशन चाहिए दुनिया भर से, तो वो काफ़ी ऐसी बातें कह रहा है जो शायद वो आगे नहीं ले जाएगा। लेकिन
कोई भी देश इस समय कोई पॉलिसी फ्रेम अफगानिस्तान की तरफ कोई पॉलिसी फ्रेम करने से पहले कुछ समय ज़रूर लेगा। ये थे विदेश मामलों के जानकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में प्रोफेसर हर्ष पंत। और अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां की राजनीति में आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अगले साल प्रदेश में चुनाव होने हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान किया। सेना से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे। उनके नाम का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि केदारनाथ में अजय कोठियाल ने जो काम किया था उसकी वजह से उन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। कर्नल कोठियाल ने इसी साल अप्रैल में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को एक और खबर मिली जिसे भौहें उचकाकर सुना गया, और वो थी उत्तराखंड के बारे में अरविंद केजरीवाल की एक घोषणा। सुनिए। पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। आज भी बहुत हिंदू आते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं कि इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए। तो एक तरफ तो दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी होगी और दूसरी तरफ उत्तराखंड दुनिया की हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी। तो उत्तराखंड को पूरी दुनिया में हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी केजरीवाल बनाएंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दरअसल करना क्या चाहती है? हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी से, जो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और इस वक्त वहीं मौजूद भी हैं। तो राजेश जी, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जिस तरीके से, जिस रूप में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, उसे समझने के लिहाज से सबसे स्ट्राइकिंग बात, सबसे दिलचस्प बात आपको क्या लगी? देखिए, सबसे दिलचस्प और सबसे स्ट्राइकिंग बात जो आप कह रहे हैं वो ये है कि अगर इस वक्त आप उत्तराखंड के छोटे छोटे शहरों कस्बों में जाएंगे तो आपको जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स नजर आएंगे जिनमें अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त यहाँ के लोगों को दी जाएगी। और इस वजह से ये नारा लोगों के बीच में बातचीत का केंद्र बिंदु एक तरह से बन रहा है, चाहे आप ऑटो वालों से बात करें या दूसरे जो खाने कमाने वाले लोग हैं। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल की जो आज देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने जिस तरह की घोषणाएं की वो उसका बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। उसके बाद जो जुलूस निकला उसमें जो गाने चल रहे थे उस पर गौर करने की जरूरत है। उस पर उसका थीम ये था कि ये लहर है, आम आदमी की लहर है। अभी इस वक्त उत्तराखंड में लहर हो ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लहर की शुरुआत, लहर बनाने की शुरुआत कर दी है। और ये शुरुआत फॉर्मल तरीके से, बहुत औपचारिक तरीके से आज की है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन इससे पहले दिसंबर 2020 में मनीष सिसोदिया जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो यहाँ आए थे और सेकंड लेफ्टिनेंट हैं एक तरह से, इनके अरविंद केजरीवाल के लेफ्टिनेंट हैं। उन्होंने हरिद्वार में आकर के गंगा मैया में अर्घ्य चढ़ाया था, पूजा की थी। उसकी तमाम जो तस्वीरें हैं वो टेलीविजन चैनल्स ने प्रसारित की थी। और उन्होंने ये तब घोषणा की थी कि आम आदमी पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ेगी। अब आज की घोषणाओं पे आते हैं। मुख्यमंत्री की, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी पहली घोषणा क्या थी? उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर दिया। जो रिटायर्ड फौजी हैं कर्नल कोठियाल, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे अगर आम आदमी पार्टी जीती तो। और उन्होंने साथ में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि उनका मुख्यमंत्री देशभक्त है और फौजी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को एक फॉर्मूला समझ में आ गया है कि इस वक्त हिंदुत्व की गोटी चढ़ी हुई है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से एक पूरे देश में खुमार है कि आप हिंदुओं की बात करें तो आपको कोई चुनौती, कोई चैलेंज नहीं मिलेगा। इसकी उन्होंने शुरुआत कर दी है। उन्होंने ये घोषणा ये की है कि उत्तराखंड को दुनिया भर के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। यहाँ पर कितने, लगभग अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो 83% हिंदू हैं और 17% लगभग मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात की है, तो इसके काफी माने हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहते हैं राजेश जी आपसे, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जो सरकार है वो पराठे की तरह बदलती है, कभी इसकी कभी उसकी।
क्या आपको उर्वर ज़मीन दिखती है उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के लिए, ख़ास तौर से जिस तरह के मॉडल के साथ केजरीवाल उत्तराखंड को अप्रोच कर रहे हैं? अगर कोई तीसरी पार्टी यहाँ पर अपने स्पेस बनाने में कामयाब होगी तो वो फिलहाल तो आम आदमी पार्टी ही है, क्योंकि न तो उत्तराखंड क्रांति दल और न ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इनका समूचे उत्तराखंड में तीसरी पार्टी का ओहदा नहीं है। अब वो तीसरा स्पेस जो क्रिएट करने की वहां कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो घोषणाएं उन्होंने की उससे बहुत साफ साफ ये जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी भी जब से 2012 में उन्होंने लॉन्च की थी दिल्ली में, तब से एक सफर तय कर चुकी है। उनको एक फॉर्मूला समझ में आ गया है कि कुछ भी ऐसा न कहो जो मुसलमानों के या दूसरे ईसाइयों के पक्ष में जाता हुआ दिखे। दिल्ली में उन्होंने इसको बाकायदा साबित कर दिया कि सीएए के जो ट्रैप में फंसाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी उनको, वो गए ही नहीं वहां पर। दूसरी तरफ देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने तीन मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। इसी से उसकी करेंसी काफी कमजोर हो गई है। लोग आमतौर पे एक चुटकुले की तरह इसका जिक्र करते हैं, अरे यार अभी तो एक मुख्यमंत्री था, अभी दूसरा हो गया, अभी तीसरा हो गया, ये क्या चलेंगे। कांग्रेस पार्टी को देखिए, हरीश रावत जो यहाँ का चेहरा है कांग्रेस का, हरीश रावत नाराज हैं। हरीश रावत का बार बार ये कहना है कि हम मुख्यमंत्री की घोषणा कीजिए। जब तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं होगी, कांग्रेस में जो इनफाइटिंग है, जो अंदर की लड़ाई है, वो खत्म नहीं होगी। और वो तो उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर इतना भी कह दिया कि मैं अपना स्टूल लेके हर जगह जाता हूँ कांग्रेस की मीटिंग में, क्योंकि हो सकता है मुझे कोई वहां बैठने के लिए कुर्सी भी ना मिले। तो ये तो इन दो पार्टियों की हालत है। ऐसे में पहल जो है वो अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि उनकी कोशिश कितनी कामयाब होगी, बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट होनी है। लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त मिक्स दे रखा है हिंदुत्व का। एक तो देशभक्त है वो, और फौजी है, और तीसरा हिंदुत्व की राजधानी, यानी जो हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। ये एक बहुत ही फॉर्मूला ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल को, जो उत्तराखंड के वोटर्स को एक तरह से खींचेगा, ध्यानाकर्षण उनका करेगा। ये थे उत्तराखंड के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। अब बात क्रिकेट की। कल लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की जबरदस्त जीत हुई, आप गदगद होंगे, मैं भी हूं। लेकिन बात करेंगे T20 क्रिकेट की, क्योंकि आईसीसी ने इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस टूर्नामेंट का आगाज 17 अक्टूबर से हो रहा है और इसका फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ दुबई में 24 अक्टूबर को होगा। आपको पता ही होगा कि ये जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसे पहले भारत में खेला जाना था, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के चलते इसे ओमान और यूएई में शिफ्ट किया गया है। तो ये टूर्नामेंट 2016 के बाद पहला T20 वर्ल्ड कप होगा। पिछली बार वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता था। वहीं भारत को सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ के हाथों 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। तो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। कितना ज़ोरदार रहने वाला है ये, टीम इंडिया की जीत के कितने चांसेस लग रहे हैं, इन सब मसलों पर हमारे साथी कुमार केशव ने बात की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स तक के एडिटर विक्रांत गुप्ता से। विक्रांत जी, T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल है वो आ चुका है और हमें याद आता है 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसे टीम इंडिया ने जीता था, लेकिन इसके बाद से हम जीत नहीं पाए हैं। इस बार पहला मैच पाकिस्तान से है दुबई में 24 अक्टूबर को। तो दोनों टीमों के लिहाज से देखें तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा? पाकिस्तान को हमने वर्ल्ड कप 2019 में हराया, हमने एशिया कप में 2 मैचेस हुए, दोनों में उनको हराया। तो मुझे लगता है कि प्रेशर तो पाकिस्तान पर है, लेकिन हाँ, ये वर्ल्ड कप है और जितना छोटा फॉर्मेट होता जाएगा उतना ही सामने वाली टीम के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा, अभी 20-20 में चांस उनका भी है, हमारा भी है, लेकिन मुझे ज्यादा दिक्कत दिखती नहीं है। आई थिंक इंडिया विल बी हैप्पी कि वो पाकिस्तान से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मतलब ये होगा कि दबाव, प्रेशर ज्यादा पाकिस्तान पे होगा बनस्पत इंडिया पे।
ये जो विराट ब्रिगेड है पेपर पर तो काफी स्ट्रांग दिखती है, लेकिन क्या आप टीम के साथ कोई समस्या देखते हैं? क्योंकि टीम में बैटिंग ऑर्डर वगैरह को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है और रिसेंट रिकॉर्ड्स भी देखें तो मेजर टूर्नामेंट में हम वैसे ही धराशायी हो जाते हैं। T20 में तो देखिए आपकी टीम अभी बहुत पीछे है, मतलब बहुत पीछे तो नहीं मैं कहूंगा पर पीछे है। T20 में भले ही इंग्लैंड को आप खेलते देखें या वेस्ट इंडीज को खेलते देखें, उनका खेलने का तरीका थोड़ा अलहदा है। आप माने ना माने, लेकिन वो लोग जो मॉडर्न डे T20 में चाहिए वो उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। अब इंडिया के पास ऐसा नहीं है, असला नहीं है, इंडिया के पास असला है। अब वो बैटिंग का कैसे आप इस्तेमाल करते हैं? आपको अच्छे बॉलर्स हैं, हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर बहुत बड़ा सवाल होगा, ऋषभ पंत पर बहुत बड़ा सवाल होगा कि ये दोनों 5 और 6 पे जाके क्या करते हैं। लेकिन उससे बड़ी चीज है कि आपके 2 ओपनर्स कौन होंगे, आपका नंबर 3 कौन होगा। और अगर भारत ने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया हुआ, अगर डिसाइड नहीं किया तो फिर आप पीछे हैं, क्योंकि अभी तो आपको जैसे इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, उनको अपने प्लेयर्स का रोल भी पता है। इवन न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान अभी भी फंसा हुआ है, इंडिया अभी भी फंसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया अभी भी फंसा हुआ है। इतनी पास आके आप वो कहते हैं ना लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते। यू शुड बी वेरी क्लियर कि हमारे पास ये है और हम ये चाहते हैं। आपने बैटिंग की बात करी, मगर बॉलिंग को लेकर भी हम श्योर नहीं है। किन गेंदबाजों के साथ हम प्लेइंग 11 में उतरेंगे, इसको भी लेकर के कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। बॉलिंग में देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं। बॉलिंग में तो आपको ये है कि यार किसको छोड़ के जाएं। अगर आप ध्यान से देखें, मुझे लगता है बॉलिंग में ये है कि यार किसको ना खिलाएं। बुमराह, मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर, इवन मोहम्मद सिराज, ये 4 तो यार बहुत आगे। फिर दीपक चहर है आपके पास। तो बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। दिक्कत वहां पर ये है। बैटिंग में दिक्कत ये है कि आप किस तरह की T20 खेलना चाहते हैं। आप पहले 6 ओवर में खड़गा के खेलना चाहते हैं, आप 6 ओवर में कंसोलिडेट करना चाहते हैं। कंसोलिडेट वाली जो क्रिकेट है वो आजकल चल नहीं रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैटिंग में आपका बैटिंग ऑर्डर कौन कहाँ खेलेगा, किस तरह खेलेगा, किससे क्या तवज्जो आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सर, इस T20 वर्ल्ड कप को जीतने के लिए अगर आपको 3 हॉट फेवरेट्स चुनने को कहूं तो आप किन टीमों को चुनेंगे? 3 में मैं इंडिया को रखूंगा। आई थिंक वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और इंडिया को मैं इन तीनों को टॉप 3 में रखूंगा। तो T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच किस तरह का मैच रहने वाला है, इस पर बात कर रहे थे कुमार केशव सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता से। और अब आखिर में सुनिए उन अफगानी लोगों की दास्तां जो बरसों से भारत में रह रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका परिवार वहाँ अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही इन अफगानियों को अपने परिवार की चिंता सता रही है। आज तक रेडियो रिपोर्टर अरविंद ओझा ने दिल्ली में रह रहे इन अफगानियों से बात की। आप अफगानिस्तान में कहाँ से हैं और फिलहाल क्या सिचुएशन है वहाँ पर? मैं अफगानिस्तान कंधार का रहने वाला हूँ और अफगानिस्तान में पूरा तालिबान फंस गया है, पूरा वर्ल्ड ले लिया है वहाँ पे। ना कोई घूम सकता है, ना कोई बाहर नहीं निकल सकता है, सब दुकानें बंद है, सब शहर बंद है, सब तालिबान वहाँ पे। और जो हमारा जो अशरफ गनी जो हमारा कंट्री प्रेसिडेंट था वो तो भाग गया, ताजिकिस्तान में है। अभी हमारे देश को बेच दिया, वो खुद वहाँ पे भाग गया। तो आपकी फैमिली है कंधार में फिलहाल? नहीं, काबुल में है। काबुल मेरे वाइफ में, और 2 दिन हुआ है मैं उससे बात नहीं किया। वो पत्नी है आपकी? हाँ, यस। बात नहीं हो पाई है वहाँ? नहीं, बात नहीं हो पाई है क्योंकि नेट काम नहीं कर रहा है वहाँ पे। इंटरनेट काम नहीं कर रहा? नहीं, यस, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है और बात नहीं कर सका वो अभी तक। आप अफगानिस्तान में कहाँ से रहने वाले? काबुल का। काबुल से। तो फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ की फैमिली है? जी, मेरा 3 भाई है, 5 बहन है, उधर रहता है और सब रिश्तेदार उधर रहता है। कल मेरा एक जीजा ने वो भी ये चाहता था कि वीज़ा भी था, टिकट भी था, सब इंडिया आ रहा था। वो एयरपोर्ट से जब तालिबान ने आ गया उसका फ़ोन भी पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया, मारपीट भी किया, सबका निकाल दिया उधर से। अभी सब उधर कहीं घूम नहीं सकता है। मेरा भाई के साथ अभी 1 घंटा पहले मैंने कॉल किया, बोल दिया 8 बंदे का अभी हमारा घर के सामने मार दिया, 2 गाड़ी का जला दिया। ये लोग बहुत तंग कर रहे हैं हम लोगों को, अब क्या करें। आपको बताऊं कि जो अफगान मूल के लोग हैं, कई ऐसे हैं जो भारत आना चाहते हैं, खास तौर पर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को लेकर जो तालिबान लड़ाकों का रुख है वो बहुत खतरनाक होता है। हमारे साथ अफगानी मूल की अरफा है जो मजार शरीफ जो अफगानिस्तान में वहां की रहने वाली, उनका पूरा परिवार फिलहाल अफगानिस्तान में मौजूद है। लेकिन तालिबान राज में महिलाओं के साथ क्या कुछ होता है, हम अरफा से बात करेंगे। क्या आपका परिवार फिलहाल अफगानिस्तान में मौजूद है? हाँ, सब मेरे परिवार अफगानिस्तान में। बातचीत हुई? हाँ, हो गया। क्या सिचुएशन है वहाँ पर? मैं एक बात आपको बताऊं, मैं
बता सकते हैं वहाँ कितना सिचुएशन बद है, कितना ख़राब सिचुएशन चल रहा है। पहले भी वहाँ कितना सिचुएशन ख़राब था। लोगों क्यों नहीं, सब लोगों पूछ रहे हैं कि सिचुएशन कैसे है, मतलब सुनता है सिचुएशन ये है, ये क्यों हम इतना साल से बोल रहे हैं कि ये वो, क्यों वो नहीं सुनता है कि ये मेन प्रॉब्लम कहाँ से, क्यों हमारे कंट्री को हेल्प नहीं करता है, ये अटैक कहाँ से आ गया, ये तालिबान कहाँ से आया था। तालिबान एकदम से तो ज़मीन से ऊपर नहीं आया ना, तालिबान से मतलब कहाँ से आया, हवा से भी नहीं आया, कहाँ से आया। क्यों लोगों ये नहीं सोच कर सकता है कि तो क्यों हमारे कंट्री को हेल्प नहीं कर सकता है, क्यों ये तालिबान से कहाँ, मतलब कौन कंट्री तालिबान को सपोर्ट करता है? पाकिस्तान? मुझे पता नहीं है कि कौन कंट्री, मे भी पाकिस्तान, क्योंकि हमेशा वो हमारे कंट्री के साथ अटैक में रहता है। मगर क्यों लोगों सोच नहीं करता है ये तालिबान एकदम से कहाँ से आया, क्यों आया, कौन कंट्री इसको ठीक किया? तालिबान को लेकर फीमेल में काफी ज्यादा खौफ रहता है, क्या आपने एक्सपीरियंस किया आपके फैमिली के लोगों से? क्या क्यों खौफ नहीं रहता है? हमेशा तालिबान के माइंड में ये है कि अफगानिस्तान में अच्छा लड़कियां है उसको लेके जाएंगे। पहले ये काम कर चुका है, वो लोगों बहुत जुल्म किया है, लड़कियों को मारता था और बहुत लड़कियों को अपने साथ लेके गया। ये जुल्म पहले भी कर चुका है, अभी भी वो कर सकता है। अभी सोशल मीडिया के सामने बोला है कि हम ये नहीं करेंगे, फिर भी तो पीछे में कर रहा है। तो दिल्ली में सालों से रह रहे अफगानियों से बात कर रहे थे आज तक रेडियो रिपोर्टर अरविंद ओझा। तो फिलहाल दिन भर में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए और जरूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और सिर्फ यही नहीं, आज तक रेडियो के बाकी पॉडकास्ट के बारे में भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, कोई शिकायत भी करनी हो तो ईमेल भेज दीजिएगा radio@aajtak.com पर। और हाँ, आज शास्त्रीय संगीत के मार्तंड या सूर्य कहे जाने वाले पंडित जसराज की पुण्यतिथि है, तो उन पर मैंने बहुत पहले नामी गिरामी का एक शो किया था, जो आप गूगल पर नामी गिरामी पंडित जसराज ये सब लिखकर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो फीड में ही आपको ये दिख भी जाएगा। उसे ज़रूर सुनिएगा। उसके बारे में अगर फीडबैक है तो इसी ईमेल पर ईमेल कीजिएगा। आज के दिन भर को प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मैं हूँ अमन गुप्ता। अब सुबह के न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।